हेलो बच्चों, आज हम बीएससी बीएड और बीए बीएड थर्ड ईयर में जनजातीय समस्या के प्रमुख कारण पढ़ेंगे। यानी जो जनजाति होती है उसकी क्या क्या समस्या है उसके कारण पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। परिचय थोड़ा। भारत में निवास करने वाली जनजातियों में अनेकों समस्या का प्रमुख कारण आंतरिक दशाओं का परिणाम नहीं बल्कि बहुत सी बाहरी दशाएं भी प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। उसके कारण जनजातियों की समस्या स्वतंत्रता के 58 वर्ष यानी 58 वर्षों के उपरांत भी भारतीय समाज में पूरी तरह से अपनी जड़ को जमाए हुए है। यानी स्वतंत्रता के बाद आज 70 साल से ऊपर हो गए, फिर भी अभी भी समस्या उनकी बरकरार है। वे कौन से प्रमुख कारण या बाहरी कारण हैं जो जनजातियों की समस्या को सदैव बनाए रखती है? उनकी विवेचना हम नीचे गए पंक्तियों के माध्यम से ये प्रमुख समस्या अलग अलग रूप से बताएंगे। तो पहला पॉइंट है सरकार द्वारा विकास कार्यक्रम का दोषपूर्ण ढंग से क्रियान्वयन। यानी सरकार ने कार्यक्रम जो किए उसमें क्या क्या कमियां रही है, इसके कारण उनकी समस्या का सुझाव नहीं हुआ या समस्या नहीं हटी है। तो पहले कारण में है सरकार द्वारा प्रदत्त अनेक विकास कार्यक्रम सही ढंग से लागू नहीं हो पाए। साथ ही इन जनजातियों को जो सुविधा प्रदान की जाती है वह सिर्फ उन्हीं जनजातियों को मिल पाती है जो या तो पूरी तरह से संपन्न है या जिसकी पहुंच उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों या नेताओं से है। इन जनजातियों का बहुत बड़ा वर्ग सरकारी सहायता को नहीं पाता है। सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सुविधा इन्हें पूरी तरीके से नहीं मिल पाती। यानी जिसको मिलना चाहिए उनको तो नहीं मिलता और जिसकी पहुंच ऊपर है उनको ये सुविधा मिल रही है। इसीलिए जनजातियों की समस्या नहीं सुलझ रही है। दूसरा कारण है अलग अलग निवास स्थान। यानी जनजातियों के निवास स्थान अलग अलग होने के कारण समस्या चलती आ रही है। जैसे कि अनुसूचित जनजातियाँ जहाँ निवास करती हैं वहाँ को या वहाँ की भौगोलिक स्थिति काफ़ी जटिल है। जंगलों, पहाड़ों, निर्जन स्थानों पर यदा कुछ रूप में निवास करने वाली इन जातियों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा को प्रदान करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण इन्हें अधिकार सुविधा नहीं मिल पाती। इन क्षेत्रों में पहुंचने के लिए सड़कों एवं परिवहन के साधनों का अत्यधिक अभाव पाया जाता है। यानी ये बहुत ही जंगलों में, पहाड़ों, ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे सुविधा नहीं है, सड़कों की नहीं है और परिवहन की सुविधा नहीं है। इसलिए सरकार इनकी सहायता नहीं कर सकती और जनजातियाँ यानी अनुसूचित जनजातियों की समस्या वैसी की वैसी बनी रही है। तीसरा पॉइंट है बाहरी समूहों का वर्चस्व। यानी प्रभाव या दबाव। अनुसूचित जनजातियाँ काफ़ी वर्षों से आत्मनिर्भर एवं परंपरागत जीवन शैली के अंतर्गत अपना जीवन यापन करते थे, परंतु स्वतंत्रता के उपरांत बाहरी समूह के लोगों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करने के पश्चात इसका वर्चस्व इन जनजातीय समाजों का हुआ, जिसके कारण ये बाहरी समूह के सदस्य इसका आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक रूप से इसका शोषण करने लग गए। इन जनजातियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बहुत कम दाम पर खरीद कर बाज़ारों में अच्छे दामों पर बेचने लगे। इन्हें ऊंचे ब्याज दर पर
पैसा देने के पश्चात पैसा वापस न करने की स्थिति में इसकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था। साथ ही इनका मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक शोषण किया जाने लगा। यानी उनको ज़्यादा बंधुआ मजदूर वगैरह या शारीरिक शोषण, ज़्यादा कम वेतन देना और ज़्यादा काम करवाना, तो ये शारीरिक शोषण के कारण भी इनकी स्थिति ऐसी है। चाय के बागानों, लकड़ी के क्या कहते हैं कारखानों, कोयले के खदानों में इन जनजातियों के सदस्यों को इसके कार्य की एवज में बहुत कम पारिश्रमिक प्रदान करके इसका शोषण किया जाता है। तो कहने का मतलब जो बाहरी समूह आया वो ज़्यादा से ज़्यादा इस देश से लाभ कमाना चाहता था। तो लाभ कमाने में ये बाहरी जातियाँ, जो अनुसूचित जनजातियाँ, वो पहाड़िया एरिया में रहती तो उनका शोषण होता था। उनको वैसे भी मजदूरी नहीं मिलती थी, तो वो उनको कम मजदूरी देकर ज़्यादा काम करवाते थे। इसीलिए अनुसूचित जनजाति समस्या के कारण बन जाते हैं। चौथा पॉइंट है ईसाई मिशनरियों का बढ़ता प्रभाव। यानी स्वतंत्रता के पश्चात भारत में ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में तीव्र गति से वृद्धि हुई। इन मशीनरियों ने जनजातीय क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित करके इन जनजातियों की गरीबी, अशिक्षा का फायदा उठाकर इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करके धर्म परिवर्तन की नीति अपनाई, ताकि ईसाई धर्म का तीव्र गति से प्रचार किया जा सके। इन नीति में वे बहुत ज़्यादा सफल भी हुए। इन ईसाई धर्म के प्रचारकों ने अनेक जनजातियाँ समुदाय के सदस्यों को ईसाई धर्म के अंतर्गत उनके धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म ग्रहण कराया, जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि सामाजिक पृथक्करण को बहुत ही तीव्र गति से बढ़ावा मिला। यानी जो ईसाई आए यहाँ पे, उन्होंने उनका धर्म परिवर्तन कराया और ईसाई धर्म का प्रचार करवाया, ज़बरदस्ती इसका धर्म परिवर्तन करवाया। इसके कारण धर्म परिवर्तन करके वो फिर उनकी उन्नति कर नहीं सके। उनको धर्म परिवर्तन करके वो वहीं पे के वहीं रह गए। उनके लिए कुछ भी काम नहीं किया गया, सिर्फ धर्म का प्रचार करना था। इसलिए ईसाई मिशनरियों ने उनका प्रभाव, धर्म का प्रभाव करके उनका शोषण करना शुरू कर दिया और सिर्फ प्रचार के लिए आए, उनके फायदे के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस प्रकार से अनुसूचित जनजातियों की समस्या के कारण बने। पांचवा पॉइंट है औद्योगिक एवं नगरीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। भारतीय जनजाति समाजों में औद्योगिकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण जनजातीय इलाकों की सीमाओं में खुलने वाले अनेक कल कारखानों, फैक्ट्रियों में इन जनजातियों के सदस्य श्रमिक के रूप में कार्य करने लगे। इसके साथ ही नगरों की ओर पलायन करने भी प्रारंभ कर दिया गया, क्योंकि रोजी रोटी की समस्या से निजात पाने के लिए वे बड़े बड़े नगरों में भी जाकर बस गए, जिसका परिणाम जनजाति परिवार में विघटन, अनैतिकता में वृद्धि के साथ साथ अपराधों में वृद्धि तथा मानसिक तनाव में वृद्धि का प्रमुख कारण औद्योगिकरण एवं नगरीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्या बरकरार रही। इसी कारण समस्या बढ़ती ही गई और जनजाति की समस्या को कारण बन गए। छठा पॉइंट है पड़ोसी देश की प्रोत्साहित नीति। भारत में रहने वाली अधिकतर जनजातियां भारत में ऐसे राज्यों में निवास करती है जिसकी सीमाएं पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़ी हुई है। इन देशों में इन जनजातियों को अनेक तरह की समस्याएं जैसे पैसा, अग्नेयास्त्र, बम तथा आधुनिक हथियारों की सप्लाई कराई जाती थी ताकि देश की शांति को खत्म किया जाए। उदाहरण के तौर पर नागा जनजाति के संपूर्ण
नागा विद्रोही इसी का परिणाम है। साथ ही पाकिस्तान एवं बांग्लादेश ने इन जनजातीय इलाकों में हिंसक आंदोलन को बहुत सी तीव्र गति से बढ़ावा दिया। तो कहने का मतलब पड़ोसी देशों के साथ प्रोत्साहन नहीं थी, यानी पड़ोसी देश उनको वैसे भी शोषण होता था तो उनको पैसे देकर गलत काम में काम करवाया जाता था, देशद्रोही बनाया जा सकता था, और ऐसे बनने पर वो अपराधी बन जाते थे और सरकार फिर विकास नहीं कर पाती थी। लास्ट पॉइंट है प्रशासन तंत्र का दबाव। जनजातीय इलाकों में प्रशासनिक अधिकारी इन जनजातियों द्वारा जंगलों से प्राप्त अनेक पदार्थों को जब्त कर देते थे, साथ ही उनके साथ कठोरता का व्यवहार करते थे। जनजातीय इलाकों में शोषण के रूप में अवैध धन की वसूली की जाती है, साथ ही उनके साथ कठोरता एवं शोषणपूर्ण व्यवहार का परिणाम ये होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली जाती है। यानी प्रशासन, जो प्रशासन तंत्र का दबाव, यानी प्रशासन क्या करती थी, उनके जो भी उनके वो जो जंगलों में वो कोयला वगैरह जो भी कटाई वन वगैरह करते थे उनसे कठोरता से व्यवहार करते थे, उनका शोषण करते थे और ज़्यादा कार्य करवाने पर कम वेतन देते थे। तो प्रशासन या प्रजातंत्र का दबाव होने के कारण ये समस्या सुलझ नहीं पाई और जो अनुसूचित जनजाति है उनकी समस्या बढ़ती ही गई। इस प्रकार से बच्चों हम ये जो उनके अनुसूचित जनजाति के जो समस्या थी जो बरकरार रही। अब हम पढ़ेंगे जनजातीय या अनुसूचित जनजाति समस्या के निवारण हेतु सरकार ने क्या क्या सुझाव दिए। तो सुझाव में थोड़ा परिचय। अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकार ने अनेक संवैधानिक अधिकार प्रदान किए हैं, साथ ही आरक्षण का भी प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया। इन सब के बावजूद जनजातियों की समस्या के निवारण हेतु निम्नलिखित रूप से सुझाव दिए गए या दिए जा सकते हैं। तो पहला सुझाव दिया है अनुसूचित जाति की समस्या मिटाने के लिए पहला सुझाव दिया है बच्चों सामाजिक समस्या को दूर करना। यानी अनुसूचित जनजाति की सामाजिक समस्या को दूर करने के लिए इन समुदाय के मुखिया को इन समस्या को दूर करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे उन समूह के सभी सदस्यों की मनोवृत्तियाँ विचारों में परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी सरकार ये कार्य करे कि जहाँ भी अनुसूचित जाति रहती है पहाड़ी इलाके में जंगलों में, तो वहाँ पे जो सामाजिक समस्या है तो जो उसका मेन मुखिया होता है उनको समझाया जाए और सामाजिक जो समस्या है उनका समस्या को दूर करने की कोशिश की जाए और मुखिया फिर बाद में उस पूरी जाति का समस्या को दूर कर सकता है। दूसरा उपाय है अनुसूचित जनजाति समस्या के निवारण हेतु दूसरा सुझाव आर्थिक समस्याओं को दूर करना। वर्तमान समय में अनुसूचित जनजाति की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है। इनमें पूरी तरह से जब तक सुधार नहीं होगा तब तक इसकी स्थिति में सुधार असंभव है। इसके लिए रोजगार के नए नए साधनों को उपलब्ध कराना, लघु उद्योगों की स्थापना करना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना तथा एक उचित बाजार का निर्धारण किया जाए ताकि इन्हें अपने उत्पादन का सही मूल्य प्राप्त हो सके। यानी कुटीर उद्योग वगैरह या लघु उद्योग इनके लिए प्रोत्साहित किया जाए, वो घर बैठे कोई अच्छी वस्तुएं बनाए जाए और वस्तुओं के लिए उत्पाद बनाए जाए और डायरेक्ट उनके बाज़ार में बेचे उसके लिए, ताकि उनको सही मूल्य मिल जाए। तो सही मूल्य मिल जाएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। साथ ही कृषि के नए नए संसाधन को उसकी मुहैया कराना, खेती के आधुनिक तरीकों से अवगत कराने के साथ साथ इनके लिए आर्थिक मदद प्रदान करना आवश्यक है।
इनको कल कारखानों में उचित रूप से कार्य के बदले में पारिश्रमिक प्रदान करना, वन अधिकारी ठेकेदारों से शोषण से मुक्ति दिलाकर ही इसकी आर्थिक समस्या को पूरी तरीके से दूर किया जा सकता है। यानी कुटीर उद्योग वगैरह साथ में नए नए कृषि के संसाधन देकर उनसे नए खेती कैसे की जाती है, आधुनिक तरीकों से अवगत कराना, ताकि उनके कृषि ज़्यादा पैदावार हो और वो उनके पैसे ज़्यादा आए और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। तीसरा पॉइंट है चिकित्सा सुविधाओं का प्रचार। अनुसूचित जनजातीय इलाकों में बेहतर चिकित्सा प्रदान करने के लिए चिकित्सा दल की व्यवस्था करना, ताकि वे गांव-गांव जाकर इन जनजातीय इलाकों में प्रत्येक सदस्यों का शारीरिक परीक्षण करें, ताकि इन्हें अनेक बीमारियों से बचाया जा सके। साथ ही मुफ्त दवा का वितरण, परिवार नियोजन के उपाय, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के उपाय इत्यादि जो अच्छे ढंग से बताया जाए, ताकि चिकित्सा संबंधी सभी सुविधाएं उन्हें मिल सके। साथ ही बच्चों को जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए समय समय पर टीके की व्यवस्था तथा उसे विटामिन खुराक प्रदान की जाए, ताकि उसका स्वास्थ्य हमेशा सही रहे। यानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां उनके इलाज करवाया जाए, सरकार द्वारा वहाँ टीम भिजवाई जाए और परिवार नियोजन और मुफ्त दवा कार्यक्रम चलाया जाए, ताकि उनका परिवार बड़ा नहीं हो और वो गरीब हो जाए। इसलिए परिवार छोटा होगा तो वो पढ़ा उनको शिक्षा दे सकेंगे। चौथा उपाय है शैक्षणिक समस्या को दूर करना। जनजातीय पुरुषों में शैक्षणिक समस्या को दूर करने के लिए इन क्षेत्रों में व्यवहारिक शिक्षा की निदान आवश्यकता है। शिक्षा व्यवसाय परक होनी चाहिए, ताकि इन जनजातीय सदस्यों को रोजगार प्राप्त हो सके। साथ ही प्रारंभिक स्तर पर इन जनजातियों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान न करके, बल्कि इनके स्थान पर उचित पौष्टिक आहार, पढ़ने के लिए किताबें एवं कॉपी की व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए। इस तरह से शैक्षणिक समस्या को दूर करने में मदद मिलती है। यानी शिक्षा का स्तर उनका सुधारा जाए, वहाँ पे स्कूलें खोली जाए, उस गाँव में छात्रवृत्तियाँ दी जाए, उनको फ्री में किताबें और कॉपियाँ दी जाए, उनकी फीस माफ़ कर दी जाए, तो इनकी अनुसूचित जनजातियों के समस्याओं का सुझाव हो सकता है। पांचवा है सरकारी तंत्र में सुधार। सरकार को जनजातियों में पढ़े लिखे सदस्यों को उन्हीं जनजातीय इलाकों में सरकारी सेवा प्रदान करने में, उनकी स्थिति में सुधार के साथ साथ सामाजिक आंदोलन की या सामाजिक असंतोष की भावना को खत्म करने में मदद मिलेगी। साथ ही वन प्रदेशों में नियुक्त वन अधिकार को ऐसे दिशा निर्देश प्रदान किए जाए जिससे वे जनजातीय लोगों का दबाव या शोषण न हो सके। यानी सरकार द्वारा ये सारी बातें, जो पढ़े लिखे हैं जिसको नौकरी मिल गई, उनको उसी एरिया में लगाए जाए, उसी को वही नौकरी दी जाए, ताकि वो अपनी जाति का सुधार कर सके। छठा पॉइंट है अच्छे विकास कार्यक्रम को लागू करना। भारत में नौकरशाही व्यवस्था होने के नाते सरकार अनेक विकास कार्यक्रम को लागू तो अवश्य करती है, परंतु जनजातीय को दी जाने वाली सहायता राशि का एक अच्छा खासा भाग विकास अधिकारियों के साथ साथ अन्य कर्मचारी मिलकर हड़प कर जाते हैं, जिसके कारण अच्छे कार्यक्रम को लागू अवश्य किए जाते हैं, परंतु भली भांति लागू नहीं किए जा सकते। इसके कारण उन्हें उचित सहायता नहीं मिल पाती। इन्हें जो सहायता प्रदान या सरकार द्वारा करवाई जाती है, उसे कृषि अथवा दस्तकारी में उपकरणों के रूप में जनजाति परिषद के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए, ताकि विकास कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। यानी विकास के लिए वहाँ जो कार्यक्रम होते हैं वो सरकार डायरेक्ट उनका निगरानी रखे और
अधिकारों को नहीं दे, जो अधिकारी वहाँ लगे हैं उनको नहीं दे, कर्मचारियों को नहीं दे, नहीं तो कर्मचारी वो पैसे आधे हड़प जाते हैं और उनके विकास के लिए कम पैसे रह जाते हैं, तो विकास सही ढंग से लागू नहीं होगा। लास्ट है समाजशास्त्रियों एवं विद्वानों द्वारा सुझाव। समय समय पर जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का अध्ययन समाजशास्त्री एवं मानव शास्त्री करते चले आ रहे हैं। इसके अनुसार अध्ययन से निकलने वाले नतीजों को सरकार द्वारा इसके सुझाव मनन करके इनकी समस्या का समाधान हेतु उपायों को लागू किया जाना चाहिए। साथ ही समाज के बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा इसके समस्या का उपाय हेतु सुझाव पर पूरी तरह से अमल किया जाना चाहिए ताकि उनकी समस्या को दूर करने में आसानी हो सके। अगर इन तरह के सुझाव को सरकार प्राथमिकता प्रदान करती है तो इसकी समस्या को काफ़ी हद तक दूर करने में मदद अवश्य मिलेगी। यानी जो समाजशास्त्री है, जो विद्वान है, वो सुझाव देते हैं, उनके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। तभी ये अनुसूचित जनजाति के समस्याओं का निवारण या सुझाव दिए जा सकते हैं और उनका निवारण हो सकता है और उनकी समस्या दूर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कल हम पढ़ेंगे जनजातीय कल्याण हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय, यानी क्या क्या अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय। ठीक है बच्चों, बाय।